नमस्कार और स्वागत। मेरा नाम है ललित और लीगल क्लिनिक बाय ललित से जुड़ चुके हैं आप। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक जारी है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले क्लास डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू दी वैलिडिटी, फिर फॉर्मेशन के हिसाब से, फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से, और फिर बात करते हैं फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में आते हैं और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, कई बार एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। क्लासिफिकेशन को समझने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं, आप बस इस चार्ट को याद कर लीजिए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू दी वैलिडिटी, फिर बात करते हैं उसके फॉर्मेशन में, फिर उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और फिर लास्ट में बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या फॉर्म है, उसके हिसाब से हम उसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। इसमें सबसे पहला आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक या एक पार्टी से ज्यादा के विल के ऊपर वॉइड किए जा सकते हैं। मतलब दो पार्टीज हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उनमें से एक पार्टी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है। क्यों कर सकती है वॉइड? क्योंकि उस पार्टी का जो कंसेंट है वो फ्री नहीं था, इस वजह से वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर सकती है और उन्हें कहा जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल के समझिए कि एक्स ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी मोटरसाइकिल वाई को 15,000 रुपए में बेच देगा, लेकिन उसने जो ये प्रॉमिस किया उसका जो कंसेंट था उसको बाय फोर्स लिया गया था। तो इसी वजह से एक्स अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरा आता है वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा एनफोर्स किया ही नहीं जा सकता, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी दी गई है। आप एक चीज नोट करना, वॉइड एग्रीमेंट्स और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई भी लीगल राइट और ऑब्लिगेशन किसी भी पार्टी का क्रिएट नहीं होता है, और ये जितने भी वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं दे आर बेसिकली इन नलिटी और इनका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं अपने तीसरे टाइप की वैलिडिटी की, जो है इल्लीगल एग्रीमेंट्स। तो दोस्तों, इल्लीगल एग्रीमेंट्स वो होते हैं जो किसी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होते हैं। जैसे कोई ऐसा एग्रीमेंट बना दिया जाए जिसमें जनता को कि वो जुआ खेले, और जुआ खेलना क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, इसीलिए ऐसे किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को इल्लीगल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। एक नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी एग्रीमेंट्स इल्लीगल होते हैं वो सारे वॉइड होते हैं, यानी वो शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो होते हैं, उनका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जितने भी वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वे जरूरी नहीं है कि सारे इल्लीगल हों। अब बात करते हैं अपने फोर्थ की, अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जिसको कोर्ट के द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता, ऐसे एग्रीमेंट को हम अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट कहते हैं। क्यों एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा? क्योंकि उसके अंदर कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, वो राइटिंग में नहीं है, या उसके द्वारा जो कोई भी रेमेडी दी गई है वो लैप्स ऑफ टाइम की वजह से बार्ड हो गई है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अनएनफोर्सिएबल जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, दोनों पार्टीज चाहें तो उस एग्रीमेंट पे आगे बढ़ सकती हैं, उसको कैरी आउट कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई भी ब्रीच करता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो पीड़ित पार्टी है वो कोर्ट नहीं जा सकती अपनी लीगल रेमेडीज को एनफोर्स कराने के लिए। अब बात करते हैं अपने दूसरे टाइप की कॉन्ट्रैक्ट की, जो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके हिसाब से कैसे उसे विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी को एक ऑफर देता है और सामने वाली पार्टी उस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। द कॉन्ट्रैक्ट विच आर एक्सप्रेसली एग्रीड अपॉन at the time of formation of contract, whether in writing or spoken, the contract is said to be express contract. दूसरा होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप अपने एक्ट के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट करते हो। आपको
कोई भी ऑफर नहीं दिया जाता, ना आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, बट आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जिसके द्वारा पार्टीज को ये लगता है कि हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे सबसे परफेक्ट एग्जांपल है जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो। रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाने के लिए जाते हो तो आपको एक मेन्यू दिया जाता है, मेन्यू के आगे उसके रेट लिखे होते हैं। आप उस आइटम को देख के, उसके प्राइस को देख के आप ऑर्डर करते हो और ऑर्डर करने के बाद वो आपको खाना सर्व किया जाता है। आप खाना खाते हो, देन यू आर लायबल टू पे। हालांकि वेटर ने आपको कभी भी उसका प्राइस नहीं बताया, आपने कभी भी अपने मुंह से नहीं बोला कि हाँ मुझे ये प्राइस मंजूर है, आप मुझे ये वाला आइटम दाल मखनी लेके आ जाइए। लेकिन क्योंकि उसमें मेंशन था और मेंशन देखने के बाद आपने खाना खाया, इसीलिए आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बाधित हैं कि आप रेस्टोरेंट में बिल पे करेंगे। ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं अपने थर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों दरअसल कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, इनको कॉन्ट्रैक्ट कहा ही नहीं जाता। क्वासी का मतलब होता है सिमिलर, यानी कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ये बिहेव करते हैं। इनको बेसिकली लॉ के द्वारा बनाया जाता है और एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है जो लॉ क्रिएट करता है आपको कि आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए कि एक व्यक्ति है जो गलती से अपना कुछ सामान सी के घर के आगे रख देता है। गलती से उसको सी को वो सामान देना नहीं है, सी को पता है कि वो सामान मेरा नहीं है, फिर भी सी उस सामान को यूज कर लेता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि सी जो है वो उस सामान के पैसे देने के लिए लायबल है ए को, क्योंकि भी व्यक्ति के एक्सपेंस पे कोई भी दूसरा व्यक्ति रिच नहीं बनेगा। अब आता है चौथा, जिसको कहते हैं ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं दोस्तों? जो कि इंटरनेट पे बनाए जाते हैं। इंटरनेट पे कैसे बनाए जाते हैं? जैसे सपोज करो आपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट की ऐप डाउनलोड करी, आपको ऐप डाउनलोड करते हुए वो कुछ पूछता है ना कि प्लीज से यस टू दैट यू एग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वहां पे जब आप यस करते हो तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हो। तो ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इंटरनेट पे बनते हैं उन्हें ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इनका एरिया बहुत ही वास्ट होता है, क्योंकि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में यूज होते हैं। आप जो मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हो और जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे परचेजिंग करते हो, तब आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हो, इनको ई कॉमर्स की कैटेगरी में डाला गया है। आइए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। सबसे पहला आता है इसमें एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोनों पार्टीज अपना काम ऑलरेडी कर चुकी होती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर भी दें तो भी कई बार कॉन्ट्रैक्ट जारी रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि ए ने एक शॉप से बर्गर खरीदा, उसके अंदर स्टोन्स थे और जब वो बर्गर खा रहा था तो उसको हर्ट हो गया, उसके मुंह में चोट लग गई। क्योंकि ए ने जब बर्गर खरीदा तो ए को बर्गर मिल गया और दुकान वाले को पैसे, तो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गया, लेकिन ए को चोट लग गई। तो क्या दुकान वाला डैमेजेस पे करने के लिए लायबल है? जी हाँ, वो डैमेजेस पे करने के लिए लायबल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेशक से कंप्लीट हुआ हो लेकिन उसका इफेक्ट कंटिन्यू है। ये होते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ये होते हैं जिसके अंदर दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल या तो कर रही होती हैं या करने वाली होती हैं। जैसे मुझे कोई मकान बनाना है तो मैंने एक आर्किटेक्ट को हायर किया, आर्किटेक्ट को मैंने बोला कि आप ये वाला नक्शा बना दीजिए और आपको मैं पेमेंट करूंगा। तो आर्किटेक्ट नक्शा बनाएगा और मैं उसको पेमेंट करूंगा। दोनों पार्टीज को अभी अभी अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो कंप्लीट करनी है, इसीलिए ये हो गए एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होते हैं जो पार्शियली एग्जीक्यूटेड होते हैं, यानी थोड़ा सा काम उनमें हो गया होता है और थोड़ा सा काम उनमें बाकी रहता है। आइए अब बात करते हैं अपने तीसरे कॉन्ट्रैक्ट की, जो है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल मतलब एक साइड को अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है और दूसरी साइड अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर चुकी है बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही दूसरी पार्टी ने ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मेरा आईफोन गुम हो जाता है और मैं एक एडवर्टाइजमेंट देता हूं कि दोस्तों मेरा आईफोन गुम हो गया है और जो कोई मेरे आईफोन को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 10,000 पे दूंगा। तो जैसे ही मैंने ये ऑफर दिया, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट किया, मैंने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी। अब जो कोई भी व्यक्ति आईफोन ढूंढ के लाएगा मैं उसको उसका रिवॉर्ड दे दूंगा। अब आते हैं फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, जो है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल मतलब दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन
अभी फुलफिल होनी बाकी होती है, उसे कहते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इनको कई बार सिमिलरली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह भी माना जाता है। आइए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट किस फॉर्म में है उसके हिसाब से कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो सबसे पहला होता है ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो आम जिंदगी में जनरली बनाए जाते हैं। इससे ज्यादा व्यक्ति अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट्स को कि मैं ये करूंगा आप ये करेंगे ये तय करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन बनाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते हैं। इनको बोला जाता है ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट। आइए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो की है स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दोस्तों कौन से होते हैं? देखिए कई बार एक ही व्यक्ति या एक ही कंपनी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में मल्टीपल लोगों के साथ या मल्टीपल कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब वो हर एक के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट तो बनाएगी नहीं, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस तो बनाएगी नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड बना देते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे आपने देखा होगा जब इंश्योरेंस कंपनी किसी भी व्यक्ति का इंश्योरेंस करती है तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना देती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एक फॉर्मेट में लिख देती हैं जो सभी व्यक्तियों को माननी होती हैं। जैसे रेलवे है, रेलवे अपने टिकट के पीछे लिख देता है कि उसके रूल रेगुलेशंस क्या हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं वे बाइंडिंग होती हैं जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आता है। आइए अब बात करते हैं अपने तीसरे कॉन्ट्रैक्ट की जो कि है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए दोस्तों फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नाम की ना ऐसा ऐसी कोई चीज है नहीं, लेकिन इसको क्लासिफाई कर दिया गया है क्योंकि ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर यह समझिए कि कोर्ट ने जजमेंट दिया कि मैं उस व्यक्ति को फला फला पैसे दूंगा। कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो मेरे ऊपर लागू होगा, उसकी एक ड्राइविंग फोर्स है, एक बाइंडिंग फोर्स है, बिकॉज कोर्ट के पास अथॉरिटी है ऐसी जजमेंट देने की, तो मुझे वो फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि उसमें मेरा कोई कंसेंसस नहीं है, मैंने कभी एग्री नहीं किया मैं उस व्यक्ति को पैसे दूंगा, लेकिन मुझे देने पड़ रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने बोला है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड्स। इसी में फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स की दूसरी कैटेगरी आती है कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बेसिकली फुलफिल होते हैं जब आप साइन करते हैं, राइटिंग में किसी डॉक्यूमेंट को सील करते हैं और दोनों पार्टी एक दूसरे को डिलीवर करती हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, स्पेशली जब वो सबके लिए नहीं होते और उसमें कुछ एक पार्टी शामिल होती हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, उसमें जब आपसे एग्रीमेंट मांगा जाता है तो जनरली आप राइटिंग में साइन करके सील्ड करके डिलीवर करते हैं पार्टीज को। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। दिस कंप्लीट्स अवर कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक के बटन को हल्का सा दबा दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, सशक्त बनिए। जय हिंद, जय भारत।